नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, स्पेशली भारत के सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। चाहे आप केरला से, कर्नाटका से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर आप पूरे भारत देश के किसी भी एरिया से अगर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो इस वीडियो के अंदर, तो आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो हम YouTube पर ले रहे हैं और आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा खास एक गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं। एसएससी द्वारा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा भारत देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की आउट हो चुकी है, जिसके अंदर 8,300 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आउट हुई हैं। तो आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं भारत के सभी लोगों के लिए एमटीएस का पूरा वैकेंसी डिस्कस करके दे देता हूं, जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फ़ीस और इसके अलावा क्या काम होता है इस पोस्ट पर और बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझ लेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप चाहे बिहार से हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या फिर भारत देश के किसी भी एरिया से हैं, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि पूरा देश इस वैकेंसी पर फॉर्म भर सकता है। ये 2024 की बड़ी वैकेंसियों में से एक मानी जाती है। मतलब कि जिस पोस्ट पर हजारों की संख्या में वैकेंसी आती है, उसमें से इस वाली पोस्ट को भी माना गया है। आप देखोगे कि 8,300 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है भारत सरकार ने इसके अंदर, जिसके अंदर पोस्ट का नाम है एमटीएस। आप कैसे कह रहे हो कि ये गवर्नमेंट निकालती है इस वैकेंसी को? ऑब्वियस सी बात है, आप वेबसाइट पर आते हो एसएससी के तो आपको दिखता है। आप देखिए, एसएससी के वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पर साफ दिखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी भारत सरकार के विभाग चल रहे हैं पूरे देश भर में, उन विभागों में लोगों की ज़रूरत होती है। मतलब भले ही मिनिस्टर ये सोच लें कि हम सीएम पीएम बन के देश को हाथ में ले लें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको अपने विभागों में लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है। मतलब कोई अगर चाहे कि हम सारा का सारा पूरा देश और पूरा स्टेट पे हम ही पावर रूल करें, तो वहाँ तक तो हद तक ठीक है, लेकिन उन लोगों को डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर विभागों में आप जैसे लोगों को रिक्रूट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके अंदर, तो उसने लगभग 8,300 से ज़्यादा वैकेंसी आउट करी है, जिसमें एट सिर्फ 10th पास चाहिए। सोचिए, आप स्कूल गए, स्कूल जाकर आपने सिर्फ 10वीं पास कर दी और उसके बाद अगर आप आते हो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पूरे भारत देश से लगभग 8,000 ऐसे लोग हैं जिनकी बेरोजगारी इस पोस्ट से दूर हो जाएगी। ठीक है, हालांकि सैलरी कुछ उस लेवल का नहीं है, इसमें 20,000 प्लस सैलरी होता है, 20 से 25,000, और कुछ 4 से 5 मेडिकल अलावेंस होते हैं, और कुछ एचआरए वगैरह भी इस पोस्ट पे होता है। यानी कि हाउस रेंट अलावेंस, मतलब अगर आप कहीं घर लेकर रह रहे हो और उसका जो किराया बनता है वो सरकार आपका देगी हर महीने का। इस पोस्ट पर ये फ़ायदा है क्योंकि आप एक सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय हैं, तो ये सब फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। और ये सरकारी जॉब है, ये राज्य सरकार में नहीं आ रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, यानी कि भारत सरकार के अंदर आपकी ये जॉब होती है। बिल्कुल ट्रस्टेड पोस्ट होती है, 8,300 प्लस वैकेंसीज होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई धांधली वगैरह हो जाए, लेकिन हमें जैसा दिख रहा है सरकार की नीयत और सरकार की लूटपंतियाँ, जिससे वो देश के पैसों को लूटने के लिए किस हद तक गुजर रही है, वो पूरा देश अभी लोगों के सामने दिख रहा है। जैसा कि ये लोग नीट में स्कैम कर रहे हैं, आईआईटी जेई तक भी कर सकते हैं ये लोग। मतलब इतने हद तक गुजर गए हैं कि इनके हाथ में आप पूरे देश का टैक्स का पैसा दे दो, उसके बाद भी ये लोग एग्ज़ाम्स में भी लीक करवा के वहाँ से लाखों खाने की कोशिशें करते हैं। इनको मतलब नहीं है देश के लोगों से कि उनको 1,000 रुपये दिए जाएं, 2,000 मिले या कितने मिले, लेकिन इनको लाखों करोड़ों रुपयों की स्कैम करनी होती है। ठीक है, मैं किसी ऑफिशियल का नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं, आपने कई बार प्रूफ देखे हैं। भारत देश में काफ़ी ऐसी एजेंसियां हैं जो इसके ऊपर काम करके लोगों को पकड़ लेती हैं, तो मैं इसमें किसी पे भी डायरेक्ट टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आप क्लियर क्लियर देख सकते
सकते हो कि ये लोग एग्ज़ाम्स तक को नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पर भी ये लोग धांधलियाँ करते रहते हैं। लोगों के पैसों को इतना मतलब वो समझा हुआ है इन लोगों ने कि हर तरीके से लोगों के पास कुछ ना पहुँचे, बस इनके पास ही सारा अमाउंट जाता रहे। ये इन लोगों का पूरा प्रोसेस है। इसके पीछे भी बहुत से ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो इसके अंदर एजेंडा बनाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि उनको ये सब करना है। मतलब कि आपने सुना होगा इसके ऊपर कुछ स्कैंडल गैंग टाइप होती हैं जो इसके ऊपर पूरा करवाती हैं, देश के अंदर लीक वगैरह सीन वगैरह होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं दोस्तों, इतना किसी देश में पेपर लीक जैसा नहीं होता, लेकिन इस देश में होता है। ये हमने कई बार देखा है। एसएससी तो चलिए छोटे पोस्ट के एग्ज़ाम है, एसएससी जो एग्ज़ाम कराता है वो उस लेवल के एग्ज़ाम नहीं है, तो हमें आज तक एसएससी के एग्ज़ाम्स में इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन इन्होंने कांस्टेबल तक के एग्ज़ाम्स को नहीं छोड़ा है, कांस्टेबल तक के पेपर लीक हो जाते हैं। आप कई बार आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी कि बिहार स्टेट में कांस्टेबल पेपर लीक हो जाता है, कभी भारत देश के उत्तर प्रदेश स्टेट में पेपर लीक हो जाता है। और इसके अंदर मान लीजिए चलिए पेपर लीक जो हुआ उसके बाद भले ही री एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन इसमें नुकसान आप लोगों का कुछ नहीं नुकसान होता है। और लीक हो जाता है तो जिससे लोगों को पैसे मिले, जिन लोगों ने लीक करवा के पैसे लिया उसका क्या हुआ, उसको किसने पकड़ा, वो चीज़ें कभी सामने नहीं आती लोगों के। बस ये होता है कि री एग्ज़ाम नाम से अलग डेट निकाल के आपको पेपर देने के लिए बुला लिया जाता है। मतलब आपको ही स्ट्रगल पे स्ट्रगल करना है, और सरकारें या फिर जिनके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है या पूरा डिपार्टमेंट है या पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर ऑपरेट करने का, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारी अलग टॉपिक थी, इसको हम साइड छोड़ते हैं। बेसिकली मेन बात ये है, यहाँ पर आपकी भारत सरकार द्वारा एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एक ऐसी पोस्ट होती है, इसके साथ साथ इसमें आपकी हवलदार पोस्ट होती है जिसमें आपका सीबीआईसी और सीबीएन या इन दोनों डिपार्टमेंट्स में हवलदार चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, मतलब कि टेक्निकल वर्क नहीं होता इसमें। मतलब टेक्निकल मतलब ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्क नहीं होगा इधर, यानी कि टेक्निकल मतलब कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा वर्क नहीं है, यानी कोई कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पे वर्क नहीं होगा, ये टेक्निकल वर्क नहीं होता है। और लेकिन आपका काम मल्टीटास्किंग होता है, मतलब एक से ज़्यादा टास्क आपको मिलते हैं वो करने होंगे। यहाँ पर किसी की कोई चापलूसी वगैरह नहीं करनी होती। जैसे मैंने अंकित सर एक है यूट्यूब पर एक प्रसिद्ध टीचर है रोजगार विद अंकित, मैं उनकी बात करूँ, उनके वीडियो में मैंने इस चीज़ को साफ सुना था आज। वो यही कह रहे थे कि कोई इसमें आपको किसी की चापलूसी नहीं करनी। जैसे आप रिक्रूट हो गए तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कि हमारे लिए चाय ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कुछ नहीं करना। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब एक से ज़्यादा टास्क मिलेंगे, लेकिन वो टास्क सारे के सारे ऑफिशियल वर्क होंगे, वही करने होंगे। हालांकि इनको सैलरी काफ़ी कम है लोगों की। एमटीएस में ये भारत देश में लोगों को जो सैलरी दे रहे हैं वो 20 से 25 हज़ार के रुपए के बीच देते हैं पूरे 30 दिन काम करने के बाद, जो कि इन लोगों को पर डे 1,000 रुपये भी नहीं दे रहे लोगों को। आप सोचिए 30 दिन है इसमें, ठीक है, मतलब आप 30 दिन में अगर 1,000 रुपये के हिसाब से 30,000 भी लोगों को नहीं दे रहे गवर्नमेंट जॉब में एमटीएस पोस्ट के ऊपर, तो आपको सैलरी बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है लोगों की। ठीक है, वो बात अलग है, ये छुट्टियां वगैरह होती हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, वो सब अलग सीन है। लेकिन इसमें एमटीएस का सैलरी इंक्रीज़ होना चाहिए। आपको लगता है ऐसा तो कमेंट में बताइए। आप जैसे गवर्नमेंट से उम्मीदें करते हो, तो उम्मीद से वो करे ना करे कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो वो लोग सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, ये आप मान सकते हो। तो मैं आपसे वही कहूँगा, इसमें आपको इसकी सैलरी बढ़वानी चाहिए एमटीएस हवलदार की, गवर्नमेंट से कह के, क्योंकि ये सैलरी 20-25 हज़ार दे रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से 30 हज़ार प्लस होनी चाहिए एक एमटीएस की और हवलदार की भी। ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो इनको इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, वो भी आप भी देख रहे हो कितनी महंगाई हो रखी है जगह जगह, तो उस हिसाब से ये प्राइस, ये जो आपका अमाउंट है, जो पर मंथ का सैलरी टाइप होता है वो इंक्रीज़ होना चाहिए लोगों का, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे हैं जगह जगह जाके, तो उनके सैलरी में इंक्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए। तो ये हम, आप अगर कहते हो तो हम इसके लिए आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट से, सरकार से बोलते हैं। अगर आप कहोगे तो हम इसमें खुद ही आपके लिए बात करेंगे सैलरी इंक्रीमेंट में, क्योंकि ये सैलरी बहुत कम है, कुछ भी नहीं है ये सैलरी एमटीएस और हवलदार की, बहुत कम इसमें दे रखी है सैलरी, जबकि वो इंसान एग्ज़ाम निकाल कर वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं लेगा। तो पूरे भारत देश के लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, खासकर
यहाँ पर तमिलनाडु के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख साइड के लोगों का, हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब के, मध्य प्रदेश के, और मणिपुर, सिक्किम जैसे एरियाओं के लोगों का सभी का स्वागत है। पूरा भारत, यानी भारत का कोई सा भी एरिया यहाँ छूटता नहीं है। पूरे भारत के एक एक एरिया से आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, पूरी एलिजिबिलिटी रखी जाती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा एमटीएस नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, कैसे सिलेक्शन होगा और कहाँ रिक्रूट होकर पहुँचेंगे, सेंटर किधर किधर होंगे, सारी जानकारी आपके साथ कवर करूँगा। अगर आप भारत देश के अंदर 10वीं क्लास को पास कर चुके हैं और भारत देश के अंदर रहते हैं और सिटीज़न हैं तो आप इस पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग क्राइटेरिया नहीं चाहिए, एज क्राइटेरिया फुलफिल करना ज़रूरी है। आप अगर जनरल वर्ग और SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति जैसे वर्ग में आते हैं, मतलब जो एक फॉर्मेट बनाया है गवर्नमेंट द्वारा लोगों में डिवीज़न करके कि आप ये हो या ये हो या ये हो, तो उसके हिसाब से आपका 100 रुपये जनरल में लगता है, बाकी सबके फ्री में फॉर्म भरे जाते हैं। और ख़ासकर महिलाएं, चाहे वो जनरल की हो चाहे किसी की भी हो, उनको भी फ्री में फॉर्म भरने दिया जाएगा। तो मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट इधर क्लियर कर रहा हूँ। बाद में कोई ये ना कहे कि हमें पॉइंट समझ नहीं आया, और वैसे आपको नहीं आता है समझ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तो मैं उसको डिस्कस करके दे दूँगा। और इसको शेयर करना है, पूरे भारत तक पहुँचाना है एक एक लोगों तक, और साथ में इसके साथ साथ दूसरे देशों तक पहुँचाना है, जिससे कि वो लोग भी समझ जाएँ भारत कंट्री की रिक्रूटमेंट प्रोसेस गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशन बड़ी कम है, आप अगर 12th पास डिग्री वाले हो, PhD मास्टर्स वाले हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 10th पास मिनिमम चाहिए इधर, वो लगाना होगा ज़रूरी। ठीक है। तो तैयारी के लिए यही चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं कुछ रेफरेंस में 2-3 चैनल आपको बता देता हूँ। रोजगार विद अंकित है, फिजिक्स वाला एक चैनल है, ये भी ये यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं लोगों को। और इसके अलावा एक एक दो और चैनल हैं जो कि मुझे सही लगे इसमें पढ़ाने के लिए, तो आप उसको प्रेफर करें। अदरवाइज़ अपने चैनल पर भी प्रिपरेशन मिलेगी, जब आपको नहीं मिले तो आप दूसरे पर चले जाएं, वेट ना करें। मैं ये चीज़ क्लियर बोलता हूँ, कहीं ये सोच के कि वेट कर रहे हैं हम आपको प्रिपरेशन देंगे, तो उससे पहले ही दूसरों को भी आप देखकर एग्ज़ाम निकाल लें। लेकिन मैं आपको आज प्रिपरेशन दूंगा, तो उसका वीडियो आएगा 2 घंटे बाद, तो उसको देखना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके लिए जल्दी जल्दी आपकी एक एक वीडियो लेकर इसमें प्रिपरेशन करा दूंगा, 1 से 2 वीडियोज़ में हो जाएगा। MTS सिलेबस बहुत आसान है, MTS एग्ज़ाम इट्स वेरी इजी एग्ज़ाम, बहुत आसान एग्ज़ाम है। ठीक है। सबसे पहले आप SSC के वेबसाइट पर आते हो, आने के बाद इसको रीलोड करना होता है, कैंडिडेट्स में जाकर कैलेंडर आप पढ़ सकते हो। MTS के बाद अब नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, तो जनरल ड्यूटी तो नहीं है, अब दूसरी पोस्टें हैं इस बार। स्टीनो है, जनरल ड्यूटी अगस्त में आएगी, और स्टीनो JHT वाले पोस्ट आएंगे अभी 1-2 महीने में। तो उसके लिए कैलेंडर चेक कर लेना, यहाँ पर कैलेंडर मैंने आपको दे दिया था। तो यहाँ पर 27 जून कल की बात है, कल 11 बजे इसको आउट किया था नोटिफिकेशन को। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सरकारी जॉब फाइंड एक ऐसी वेबसाइट है जो मैं आपको प्रेफर करता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ स्पेशली, कि आप इस वेबसाइट को यूज़ करें भारत देश के अंदर सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब को फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये वेबसाइट अपडेट देती है डेली बेसिस पर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स और नोटिफिकेशंस पर जो भी वैकेंसी आती हैं उसको लेकर ये वेबसाइट आपको अपडेट देती है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, या आप ये कह लीजिए कि मैं आपको ये रेफ़र कर रहा हूँ कि आप इस पे जाएं और इससे ही अपडेट्स लें। ठीक है। दूसरा यहाँ पर फ्री जॉब फाइंड है एक वेबसाइट, और एक यहाँ पर आपकी सरकारी जॉब फाइंड हो जाती है। तो ये दोनों वेबसाइट आप सजेस्ट कर सकते हैं, मेरी तरफ से सजेशन है। आप इन दोनों वेबसाइट की मदद से जॉब ढूंढ सकते हैं पूरे भारत में। सरकारी जॉब स्पेशली इन वेबसाइट पर मिल जाती है, प्राइवेट के लिए आप Indeed.com और लिंक्डइन, वर्क इंडिया, अपना ऐप, और भी जॉब है और इस तरीके के नाम हैं ऐपों के, उसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐप्स के। इसके अलावा भी बहुत से हैं, ग्लास डोर है, और अगर मैं इसके अलावा और कुछ 2-4 वेबसाइट्स की बात करूं तो उसमें भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको जॉब के डायरेक्ट सर्च अवेलेबल कराती हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड। उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको आप प्रेफर करें, उधर जाएं। ठीक है। 100 रुपये इसमें जनरल वर्ग के और OBC वालों से हैं, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और डिसेबिलिटीज़ से 0 रुपये। जितनी महिलाएं हैं उनको 1 रुपया नहीं देना। पूरे भारत की महिला फ्री में फॉर्म भर सकती है इस पोस्ट को लेने के लिए। 27 जून को फॉर्म खोला है इन्होंने, 31 जुलाई को फॉर्म बंद करेंगे, यानी करीबन 35 डेज़ आपको दे रहे हैं।
31 जुलाई, यानी आप मान के चलिए कि 31 दिन जुलाई के, 4 दिन जून के, तो आपको 35 दिन का समय मिलता है, यानी कि काफ़ी एक अच्छा समय होता है। 24 आवर क्रॉस 35 आप करते हैं तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा कि इतने घंटे आपके पास अप्लाई करने के लिए हैं। तो मेरे हिसाब से 35 दिन का समय यहाँ पे आपको मिलेगा। 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रात शाम के 11 बजे तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके अंदर आपका पेमेंट के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर में होगा। इस साल अभी हम जुलाई में आप एंटर कर रहे हैं, जुलाई आ चुका है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी आपके पास 4 मंथ प्रिपरेशन के, यानी कि आप सोचिए 4 महीने काफ़ी हैं इस प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 मंथ हो गए। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो 4 इंटू आप अगर 4 इंटू 3 करते हैं तो आपको मिलता है 120 दिन। आप इसको 100 दिन भी मानते हैं तो 100 दिन बहुत हैं। आप एमटीएस का एग्ज़ाम का सिलेबस निकाल सकते हैं 2 दिन में, 2 दिन में निकाल सकते हैं। इतना आसान सिलेबस है इस पेपर का। तो वो भी मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा, एमटीएस की भी, सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे के सारे पोस्ट और जितने भी अलग अलग विभाग हमें पता लग रहे हैं, जैसे जैसे हम सबकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो आपको इस चैनल से जुड़ना है, बस इतना ही करना है, कोई पैसे रुपए कुछ नहीं देने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको दिखा दूं, इस बार 8,320 वैकेंसी आई है। जैसा कि मैंने कुछ पहले वीडियो में आपको बताया था कि एमटीएस में 12,000 वैकेंसी भारत देश में आएंगी, जो कि नहीं दी सरकार ने, वैकेंसी उतनी नहीं दी हैं। हम कई बार देख रहे थे कि हमें टेंटेटिव आइडिया लग रहा था 12,000, जो कि आई हमारे पास 8,000। ठीक है, हमें सीजीएल में 15,000 लग रही थी, तो वहाँ 18,000 आ गई, वहाँ एक्स्ट्रा आ गई। और एमटीएस के अंदर वैकेंसी कम आ गई, जिससे कि मुझे लगता है लोगों के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि सीजीएल पोस्ट बड़ी है, उसमें अगर ज़्यादा वैकेंसी आ रही है तो आपके लिए अच्छा हो रहा है। अगर एमटीएस में कम वैकेंसी आ रही है तो ये भी एक गलत बात है। मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ, जब आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट होगी, जब आप अपॉइंटमेंट लेकर विभाग में पहुँचेंगे जॉब लेने, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि ये वैकेंसी 8,000 से बढ़ के 15,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, आराम से हो जाएगी, ये फाइनल रिक्रूटमेंट तक इतनी वैकेंसी हो जाएगी। सरकार इसको 8,000 से बढ़ाकर 13 से 14,000 ले जाएगी, जहाँ तक मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है। ठीक है, तो मैं वही कहूँगा, जैसे जनरल ड्यूटी का लोगों ने फॉर्म छोड़ा था 2024 के, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का फॉर्म जिन भी लोगों ने छोड़ा था, उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें एमटीएस का, अगर आप सिर्फ 10वीं 11वीं पास हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फ़ायदा ये है, अगर आप एक डिग्री वाले हो तो आप एमटीएस ना भरें, आप सीजीएल भरें, या आप दोनों भर लें तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम एक साथ लैग नहीं करता है। एमटीएस और सीजीएल में मैं आपको बता दूं, सीजीएल का पेपर पहले रहेगा और सितंबर में रहेगा, और एमटीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर एंड में होगा। यानी आपको समय दोनों के लिए अलग अलग मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। 100 रुपये में फॉर्म डालकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरे भारत से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा एरिया स्पेसिफिक छोड़ा नहीं गया है, सबसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एमटीएस के लिए इस बार वैकेंसी आई है आप लोगों की 4,890, और हवलदार के लिए 3,500 वैकेंसी। आप सोचिए, डायरेक्ट आप हवलदार बन जाएंगे। तो हवलदार बनने के लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए, सिर्फ 10वीं पास चाहिए, 18 से 25 की उम्र चाहिए। हवलदार 2 तरीके से इसमें लिए जाते हैं एज ग्रुप में, एक 18 से 25, एक 18 से 27। अगर आप SC ST होते हैं तो आपको उम्र में 5 साल की छूट मिलती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं आपका एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और समझ आए तो अप्लाई करके जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस देखना शुरू करें। यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है, हमें जल्द से जल्द आपके हर शहर तक प्रिपरेशन के लिए पहुँचना है। ऑफलाइन सेंटर के अंदर आपके लिए इंस्टीट्यूट लेकर पहुँचना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की एक बेहतरीन तैयारी मिले, सस्ते रेट में मिले। और ऑफलाइन में होगा तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक संभावना है कि आपके फ्री में पढ़ाने का भी एक प्रोसेस रहेगा। इस तरीके का भी हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है इंडिया वालों के लिए, हर देश के लोगों के लिए प्रिपरेशन अब कराने का सोच लिया है लोगों के लिए, बस अब यही कराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वॉकिंग होती है इसके अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। वॉकिंग, साइकिलिंग और हाइट और चेस्ट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए इस पर आप जाके अप्लाई कर लो, नोटिफिकेशन देख सकते हो, नोटिफिकेशन में ही सिलेबस अवेलेबल है। वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है एसएससी का,
यहीं से आपको दिख जाता है नोटिफिकेशन। अब जुलाई के आखिर तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी एसएससी की, यानी आपको लगभग 40 दिन तक वेट करना होगा नई फॉर्म के लिए एसएससी द्वारा। इसीलिए आपको कहता हूँ कि अब वेट करने की बजाय इन दोनों पर फॉर्म डाल दो 100 रुपये में और तैयारी करके जॉब ले लो। ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज़ आपको फिर अगस्त में फॉर्म मिलेंगे नई पोस्टों के, जैसे स्टीनो, जीएचटी और बाकी जो पोस्ट इस बार बच गई हैं। अच्छी अच्छी पोस्ट सभी के फॉर्म आ चुके हैं एसएससी के इस बार के। अब 2025 में निकालेंगे ये लोग, यानी कि एसएससी के 2025 के फॉर्म अब ये लोग निकालने वाले हैं दिसंबर के बाद। अच्छे फॉर्म, अच्छी पोस्ट जैसे सीएचएसएल, एमटीएस और ये पोस्टें अच्छी मानी जा गई हैं, तो इनके फॉर्म इन्होंने अभी निकाल दिए हैं। अब आपको 5 महीने वेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर देते हैं, फिर आपको अप्लाई लिंक की तरफ लेकर चलेंगे। और एक वीडियो एमटीएस का फॉर्म भर के होगा, एक वीडियो आपका एमटीएस का सिलेबस का होगा, सेम सीजीएल का भी सिलेबस का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया था। और इसके साथ साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाला वीडियो हम कुछ नहीं लेंगे, स्ट्रैटेजी डायरेक्ट आपकी तैयारी शुरू कराएंगे, क्योंकि आपके पास समय सिर्फ 80 to 90 डेज यानी ऑलमोस्ट 3 महीने का रहेगा। सीजीएल ले लो या एमटीएस ले लो, दोनों में ही, ठीक है। आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। आप स्कूल जाके 10वीं पास करके आ गए हो, फॉर्म भर दो बस, ठीक है। कोई सा भी स्कूल हो सकता है भारत देश का, हाँ, बस वो रिकोगनाइज हो, सरकार को पता हो कि ये स्कूल चलता है इस तरीके से और इसमें आपकी 10वीं 12वीं होती हैं, बस इतना पता होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये नोटिस पूरा आप देख सकते हैं। तो 27 जून से फॉर्म भरने शुरू हुए हैं, 31 जुलाई को फॉर्म बंद होंगे, ऑनलाइन में बंद होंगे ये सारे फॉर्म और ऑनलाइन में ही चल रहे हैं। और आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के 30 तारीख के बाद रखा गया है इसमें। और एक इसमें टोल फ्री नंबर भी सरकार ने दे दिया है। तो गवर्नमेंट स्ट्राइव करती है कि वो चाहे कि लड़के और लड़कियां दोनों ही अच्छे से जॉब करें। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं वुमेन, महिलाएं ऐसे बोलें कि हमारे लिए वैकेंसी नहीं आ रही। इसी चक्कर में दोनों के लिए वैकेंसियां निकाली जाती हैं सरकार द्वारा एक इक्वल लेवल का देखते हुए। तो एसएससी होल्ड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट एमटीएस के लिए। एसएससी एक टेंडर करवा देता है किसी कंपनी को और वो कंपनी ये सारे एग्ज़ाम करवाती है। आपका एमटीएस है, सीजीएल और सीएचएसएल, स्टीनो, जेएचटी और जनरल ड्यूटी कांस्टेबल सीएपीएफ में या बाकी पोस्टों के सारे एग्ज़ाम एसएससी दूसरे कंपनियों को डायरेक्ट उनसे टेंडर फाइल करवा के फिर उनसे ये आपका एग्ज़ाम प्रोसेस करवाती है। ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मतलब सरकार और दूसरे किसी प्राइवेट कंपनियों के बीच में बातचीत होती है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो एमटीएस एग्ज़ाम और इसके साथ साथ हवलदार, ये दोनों ही पोस्ट अच्छी हैं। आप जानते हो सरकार ने एक पे मैट्रिक्स बनाया था। पे मैट्रिक्स मतलब ये कि 7th पे कमीशन हुई थी, 7वीं बार एक सैलरी डिसाइड हुई थी भारत देश में कि किस किस को कितनी सैलरी मिले। मतलब सरकार के ऑफिशियल लोगों ने डिसाइड किया कि पूरे भारत देश में किस व्यक्ति को किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिले वो हम तय करेंगे। और उसमें भी हम ये बताएंगे कि किसको किस ग्रुप ए बी सी डी किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिले। तो इन्होंने पे मैट्रिक्स करा। इन्होंने बेसिकली ये करा कि 7वीं बार कमीशन बैठती है और डिसाइड करती है कि किस पोस्ट पर किस व्यक्ति को कितनी सैलरी पूरे देश भर में मिलेगी। ये लोग डिसाइड कर देते हैं। इसको इन्होंने 7वीं बार तय किया था। इसी वजह से ये 7th पे कमीशन कहलाया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी लेवल 1 की सैलरी, मतलब कि सबसे छोटी सैलरी आपकी एमटीएस की है। यानी कि 7th पे कमीशन में जहाँ से सैलरी शुरू होती है वो आपकी है। सोचिए सबसे कम सैलरी वाला पोस्ट है, 20-25 हज़ार के रुपये मिलते हैं पर मंथ। एक जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी माना गया है इसको, ये ग्रुप सी है। और एक नॉर्मल सा सर्विस देना है इसमें आपको। नॉन गैजेटेड पोस्ट है, मतलब कि कोई गैजेटेड ऑफिसर नहीं हो आप, मतलब आपका स्टैंप लग रहा है कहीं, आपके साइन लग रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वाले व्यक्ति नहीं हो आप, ठीक है। आप एक गैजेटेड व्यक्ति नहीं हो, आपके स्टैंप या साइन कहीं वैलिड नहीं होंगे। ये वाला पोस्ट इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये नॉन मिनिस्ट्रियल है, आप किसी मिनिस्ट्री के अंदर किसी पोस्ट पे नहीं हो, मतलब आप किसी मिनिस्टर वगैरह नहीं हो। और पोस्ट ये लेकिन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में पोस्ट है, लेकिन आप एक मिनिस्टर वाले व्यक्ति नहीं हो। क्योंकि मिनिस्टर तो प्रचार वगैरह करके एमपी एमएलए बन के मिनिस्टर बन जाते हैं, डायरेक्ट विभाग अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। ये इसमें प्रोसेस होता है। तो आप एक मिनिस्टर नहीं हो, आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट में भी नहीं हो, आप मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के अंदर ऑफिसों में बैठोगे इन पोस्टों पर, बस, ठीक है।
समझ आ गया। इन डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज एंड हवलदार जो होता है, हवलदार को भी लेवल 1 का सैलरी देंगे ये लोग, मतलब सबसे कम सैलरी है। ये भी ग्रुप सी में नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBIC एंड कस्टम्स, यानी कि सेंट्रल बोर्ड बनाया गया है भारत देश में जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि मतलब सीधे सीधे टैक्स नहीं आते, इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जैसे कि आपके घर कोई सामान आया है ना, तो आपने उसका पैसा दे दिया कि वो इतने का सामान आप लेकर आ गए, तो वो आपने सरकार को सीधा सीधा टैक्स नहीं दिया है वो, लेकिन उसमें जो टैक्स का रुपया होगा वो सरकार तक पहुंचेगा। ये मेथोडोलॉजी मैं फिर कभी समझाऊंगा। जैसे मान के चलिए आप किसी शॉप पर गए, वहाँ से आप मिल्क मिल्क लेकर आए, ठीक है, आप मिल्क लेकर आए या सोप लेकर आ गए, सोप मीन्स साबुन या मिल्क मीन्स दूध ले आए, इन दोनों को आप ले आए, किसी शॉप से जाकर ले आए, आपने उसका प्राइस के हिसाब से उसको रुपए दे दिए, तो आपकी तरफ से इसमें टैक्स सरकार को पहुंचेगा। अगर लग रहा होगा, हर सामान पे टैक्स लगता है, तो आपका जो सामान पे टैक्स लगेगा वो टैक्स सरकार के पास पहुंचेगा तो सही, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा, मतलब सरकार ने खुद आपसे हाथों हाथ आके नहीं मांगे पैसे, ये आपने खुद ब खुद उसमें टैक्स कटेगा। तो इसमें आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स होते हैं, तो उसके लिए CBIC है, उसके अंदर हवलदार चाहिए इन लोगों को, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी इन लोगों को हवलदार पोस्ट पे आप लोगों को रिक्रूट करना है। हवलदार पोस्ट बहुत नीचे की पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट नहीं है, आप ले सकते हैं अगर आप एक बेरोजगार हैं। MTS और हवलदार की पोस्टों की बात करूं तो MTS 4890 और हवलदार 3440 पोस्टें आई हैं टोटल, यानी करीबन 8300 पोस्ट आपकी इस बार आई हैं। मैं आपको एक्चुअल नंबर दिखा देता हूँ, हमारे पास एक एक्चुअल नंबर भी आपका है वैकेंसियों का। 8326 पोस्टें टोटल निकाली हैं, सारी की सारी सरकारी जॉबें हैं। हाँ, बस ये बेनिफिट है कि सरकारी जॉब है तो मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं और दूसरे HRA और बाकी फ़ायदे यहाँ आपको मिलेंगे। अब बात करूं मैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन यहाँ पर होता है, अगर आप अनुसूचित SC ST और इन सब में आते हो तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि आपको अपनी उम्र में छूट मिल जाती है, फॉर्म की फ़ीस नहीं भरनी होती, और जब कट ऑफ आती है एग्ज़ाम के नंबरों की तो वहाँ पर भी आपको कट ऑफ में फ़ायदे मिलते हैं, अलग से कट ऑफ आती है। ठीक है, जब आप अपॉइंटमेंट लेकर जॉब करने लग जाते हैं तो वहाँ पर कोई बेनिफिट निकलता है, किसी एम्प्लॉय को मिलने वाला बेनिफिट, तो वो भी कैटेगरी वाइज आपको फ़ायदे वहाँ मिलते हैं। जैसे मान के चलिए आपको जॉब लग गई और आप वहाँ जाके काम कर रहे हो और आपको पता है कि आप एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति हो, तो कोई वहाँ पर कोई एम्प्लॉय के लिए कोई बेनिफिट स्कीम आएगी तो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि आप एक अनुसूचित कास्ट से आते हो। तो ये सब फ़ायदे लोगों को मिलते हैं। परमिशेबल डिसेबिलिटीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप डिसेबिलिटीज़ रखते हो तो MTS पोस्ट में आपको सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग और रीडिंग राइटिंग जैसी कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, चल सकते हो, झुक सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, तो आप मान के चलिए कि आपको MTS पोस्ट मिलेगा। लेकिन याद रखें, अगर आप कम देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, आपको सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपका एक आर्म अफेक्ट है, बोथ आर्म अफेक्ट है, दोनों पैर अफेक्ट हैं, एक पैर अफेक्ट है, आपकी ये डिसेबिलिटीज़ हैं, तभी आपको MTS के लिए लिया जाएगा, अदरवाइज़ वो लोग नहीं लेंगे। सेम इसी तरीके से हवलदार पोस्ट के लिए भी आपको स्टैंडिंग, सिटिंग, वेंडिंग और वॉकिंग और बेंडिंग जैसी ये कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। सुटेबल कैटेगरी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की ये है कि आप लोगों को हवलदार पोस्ट लेने के लिए बोला गया है कि अगर आप हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब आपको सुनने में ज़्यादा दिक्कत है, आपका एक आर्म या एक पैर या फिर दोनों, या फिर ये आपकी एसिड अटैक विक्टिम जैसी आपकी डिसेबिलिटी रही है, तो आप लोगों को हवलदार पोस्ट मिलेगा। मतलब कहने का साफ साफ ये है कि आपकी अगर डिसेबिलिटी ये है कि आप इसमें से किसी में भी नहीं आते हो, तो आप मान लीजिए कि आपको हवलदार पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये बात एक समझाने का प्रोसेस होता है। जैसे अगर मैं MTS की बात करूं तो MTS में भी इधर बताया गया है कि जो आपका राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में जो आपका थर्ड कॉलम है उसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं, अगर उसमें से एक भी डिसेबिलिटी आपकी नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप MTS का फॉर्म ना भरें। सेम ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। ये इसलिए बता दी जाती है कि कहीं पता लगे कोई डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति बोलने लग जाए कि मेरे को ये पोस्ट चाहिए और मेरी डिसेबिलिटी ये है, तो उसको साफ साफ बता दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम निकाल चुके, सब कुछ करके यहाँ पहुँच तो गए हो, लेकिन आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपकी डिसेबिलिटी के लिए बनी नहीं है। तो ये चीज़ इसलिए आपको इस टेबल को रीड करना चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और इसके साथ साथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आप फुल फॉर्म पढ़ें,
एस मीन्स सिटिंग है, एस टी मतलब स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, रीडिंग और राइटिंग इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की फुल फॉर्म पढ़ लेना अच्छे से, कहीं आप पता लगे कि आप ओ एल को मैंने बताया 1 लाख और आप इसको समझ रहे हैं कुछ और, तो फिर यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी और फिर आप बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, किसी को डराने का मकसद है नहीं हमारा इधर। किस बात का डराना है, जॉब मिल रही है। सिंपल सी आपको ये समझना है कि आप फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप फुल फॉर्म नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ गलती कर जाएंगे, ये एक बात आपको समझानी है। नेशनैलिटी की बात करूँ तो भारत देश का पूरा नागरिक फॉर्म भर सकता है, चाहे वो केरला से लेके, मैं आपको बता दूँ, केरला से लेके जम्मू तक का व्यक्ति, गुजरात से लेके मणिपुर तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, अरुणाचल प्रदेश तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, पूरे भारत देश का एक एक एरिया का व्यक्ति इस पर फॉर्म भर सकता है। अगर वो नेपाल से और भूटान का है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। याद रखिए कि नेपाल, भूटान या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत देश से पहले दूसरे देश गया, ठीक है, और फिर वहाँ से उसको भगा दिया मतलब उसको मिग्रेट कर दिया, उसको बोल दिया यहाँ से जाओ, जैसे वो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका गया, केन्या, युगांडा गया, या फिर तंजानिया चला गया, जाम्बिया, मलावी और ज़ेर, एथियोपिया और वियतनाम गया और उसको वहाँ से बोला कि आप यहाँ से जाओ। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको याद रखना है कि आप वहाँ से वापस आकर भारत में परमानेंट इंटेंशंस के साथ रुक गए हो तो आप फॉर्म भर देना, अदरवाइज़ आप भी एलिजिबल नहीं हो। मतलब आप वो व्यक्ति हो तो भारत के, लेकिन इन देशों में गए और यहाँ से आपको भेज दिया वापस कि आप यहाँ से जाइए, तो फिर आप भारत में दोबारा आए और भारत से फिर आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप फिर परमानेंटली सेटल्ड होने आए इंडिया कंट्री में तो आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट होते हैं हमारे नेशनैलिटी के। एज लिमिट दोस्तों साफ़ है कि 1 अगस्त 2024 को जो भी व्यक्ति 18 प्लस कर गया है और 25 से नीचे है फॉर्म डाल दे, और जो भी व्यक्ति इस दिन 27 का भी हो गया है तो फॉर्म डाल सकता है। 27 एज हवलदार के लिए मैक्सिमम ली जा रही है और 25 एज एमटीएस के लिए ली जा रही है, ये इन्होंने साफ बता दिया। मतलब ज़्यादा उम्र का व्यक्ति एमटीएस के लिए एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन हवलदार आपको 27 की उम्र पर भी ले लिया जाता है, 27 के नीचे। अगर आप एक SC ST होते हैं तो 5 साल जोड़िए 27 में या 25 में, OBC में 3 साल जोड़िए, ये आप अपर एज में जोड़ के चलिए, ये आपको रिलैक्सेशन देगी सरकार, जो कि उसने पहले से रूल रेगुलेशन पूरे इंडिया में बैठा रखे हैं, अच्छे से बैठा रखे हैं रूल रेगुलेशन लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ आप समझ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं पर जो लिखा है वही माना जाएगा, 10वीं पर जो लिखा है वही इसमें एक्सेप्ट होता है। और इसके अंदर एक पॉइंट आप लोगों का ये था कि एक्स सर्विसमैन लोग कौन होते हैं, तो एक्स सर्विसमैन वो व्यक्ति है जो कि कहीं ना कहीं किसी रैंक का ऑफिसर बना, एक कॉम्बेटेंट या नॉन कॉम्बेटेंट पोस्ट पे गया वो, या तो वो रेगुलर आर्मी में चला गया या नेवी या एयरफोर्स। रेगुलर आर्मी मतलब जो डेली बेस पर ऑपरेट कर रही है भारत देश के बॉर्डर पर, या फिर नेवी या एयरफोर्स। ठीक है जी, इनमें अगर आप गए और अगर आप एक एक्स सर्विस मैन हो, मतलब पहले से सर्विस वहाँ दे चुके हो और आप अब एक एक्स व्यक्ति कहलाओगे उन पोस्ट उन वहाँ पर काम करने के तौर पर, तो आप इधर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी वैकेंसियाँ फ़ायदेमंद होती हैं, आपके लिए कुछ पोस्टें फिक्स कर दी जाती हैं सरकार द्वारा एक्स सर्विसमैन के लिए। एसएससी की मोस्ट ऑफ द पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए बेनिफिशियरी कहलाती हैं। पोस्ट ऑफ सर्टिफिकेट प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट बता दूं, आपको इतना याद रखना है कि 31 जुलाई से पहले पहले आप अपने SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लें, जिससे भी बनवाया जाएगा SDM DM। ठीक है, जितने भी ऐसे DM और DM हैं इनसे जाकर अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं और 31 जुलाई से पहले पहले इसको बनवाकर फॉर्म में अपलोड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये लोग आपसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बेनिफिट नहीं देंगे। ये बात मैं आपको सामने क्लियर कर रहा हूँ। देखिए लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, आपको अपने फॉर्म के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट 31 जुलाई तक रेडी करना होगा, अगर ये नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको परेशानी आएगी। ठीक है, इन्होंने बोल दिया ना, क्रूशियल डेट है आप लोगों की, इससे पहले पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। बनेगा कैसे, तो मैं आपका वीडियो एक अलग से इस पे वीडियो करूँगा। वैसे मैंने इस पे आपके लिए वीडियो बनाया तो अभी नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं SDM DM ऑफिस, और वहाँ से आप इस चीज़ को बनवा के तैयार रखें। और डायरेक्ट इसको ऐसा नहीं है कि बना के रखना है, इसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है फॉर्म के साथ जब आप MTS के लिए फॉर्म डाल रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है।
ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो अपना एग्ज़ाम किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण नहीं लिख सकते हैं, तो वो सभी लोग किसी सेकंड पर्सन की मदद से अपना एग्ज़ाम करवा सकते हैं। उसके लिए एसएससी को बताना ज़रूरी है, तो वो आप बता देना। यहाँ पर एनेक्सर सेकंड और एनेक्सर सेकंड ए नाम के फॉर्म है, इसकी मदद से आप उन्हें ये चीज़ बता सकते हो कि हमें अपना एग्ज़ाम किसी सेकेंडरी व्यक्ति से लिखवाना है। अब इसमें एक चीज़ और है, आपकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास चाहिए इन लोगों को। आप अगर 1 अगस्त 2024 से पहले 10वीं पास कर गए हो तो फॉर्म डाल देना। जैसे कि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के बोर्ड के रिजल्ट जून और मई के एंड तक आते हैं, तो वो लोग भी अगर चाहें तो फॉर्म डाल सकते हैं 10वीं वाले, क्योंकि आपका 1 अगस्त 2024 से पहले का रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो आप फॉर्म भर देना। आप सीबीएसई के हो, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, पूरे देश भर के किसी भी बोर्ड का व्यक्ति 10वीं पास करके इस पोस्ट पर फॉर्म डाल सकता है। 1 अगस्त 2024 से पहले उसका 10वीं पास आउट होना चाहिए, तो वो फॉर्म डाल सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे हम तो अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो हम फॉर्म डालें क्या? तो आप अभी 10वीं में आए हो, ठीक है, तो आप अपने 10वीं का एग्ज़ाम अभी 2025 की फरवरी महीने में दोगे, तो इस हिसाब से आप लोगों को इसका फॉर्म नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आप लोग अगली साल 2025 के एमटीएस का फॉर्म आप डालोगे, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है ना, आप एग्ज़ाम निकालते हो, एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर हवलदार पोस्ट के लिए, हवलदार पोस्ट में इसमें फ़िजिकल वगैरह चीज़ें होती हैं, फ़िजिकल मेडिकल होगा इसमें आपका, और एग्ज़ाम होगा, और इसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं कि आप 10वीं पास हो या नहीं, और उसके बाद ये वैकेंसी आपको मिलती है, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस वेरी सिंपल रखा गया है। यहाँ पे एसएससी ने अपने वेबसाइट पे ओटीआर नाम का प्रोसेस रख दिया है। ओटीआर का फुल प्रोसेस वीडियो दे चुका हूँ मैं, उसको चेक कर लो। उसके बाद फॉर्म भरने जाओ, फॉर्म भरते समय अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, क्वालिफिकेशन डिटेल, नाम, फादर नेम, मदर नेम, और अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करो। 100 रुपये का पेमेंट करो अगर जनरल हो, बाकी वर्ग के लोग पेमेंट मत करो। और इसके बाद आप जैसे ही पेमेंट कर देते हो, फॉर्म जमा करके उसका डाउनलोड करके अपने पास रखो, और जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आए, पेपर दो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, और अपनी वैकेंसियाँ ले सकते हो। इतना आसान प्रोसेस इसके अंदर होगा। अब इसमें नेक्स्ट इसमें एक और प्रोसेस है आप लोगों का, ये भी मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि फ़ोटो का साइज़ एक लिमिटेड रखा जाता है, हालांकि फ़ोटो इन्होंने अब ऐसा कर दिया है कि आप कैमरा ओपन करें और लाइव उसको क्लिक करके अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आप पहले का रखा हुआ सिग्नेचर को, अपना फ़ोटो को यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। 20 KB से कम उसमें साइज़ रख के सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, इंटरनेट पे इनके पास एसएससी के पास पहुँच जाएगा। 31 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। 31 जुलाई तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि आप 20 जुलाई तक इसमें फॉर्म भर लें, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये ले रहे हैं, मैंने आपको बताया, बाकी सबसे माफ़ कर दिया इन्होंने, जनरल वालों से लिया जाएगा। उनका भी फ़ीस आपको 100 से हटा के 10-15 रुपये करना चाहिए, जिससे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि 10-15 रुपये में फॉर्म भर पाए वो भर ले। मतलब दोस्तों बहुत मिनिमम करना चाहिए। सरकार में तो इन लोगों को सरकारी जॉब का पैसा लेना ही नहीं चाहिए लोगों से, और ले भी रहे हो तो बहुत कम लेना चाहिए, 10 रुपये 15 रुपये तो लोगों के लिए अच्छा होता है। 100 रुपये भी एक अमाउंट ऐसा है कि कई लोग शायद गांव एरिया के व्यक्ति लोग शायद इस अमाउंट को ना जमा कर पाएँ, ये मुझे भी लगता है, ठीक है। विड्रॉ फॉर्म से आप नहीं ले सकते हो। विड्रॉ फॉर्म से लेने के लिए इन्होंने बोला है कि आप 16 और 17 अगस्त के बीच फॉर्म से वापस ले सकते हो, ये इन्होंने बोला है। 2 दिन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, विंडो है करेक्शन के लिए, मतलब आप फॉर्म के अंदर कुछ भी गलतियां हो जाएं तो उसको सुधारिए। लेकिन फॉर्म के अंदर क्या गलतियां सुधारी जाती हैं उसके लिए भी पॉइंट लिखे हैं कि आप इन सारी गलतियों को सुधार सकते हैं, बाकी जो लिखी हुई गलतियां होती हैं वो आप नहीं सुधार सकते। जैसे कि आप अपने मोबाइल नंबर को नहीं बदल सकते हैं, मेल आईडी को नहीं बदल सकते हैं, ये चीज़ फॉर्म में करेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्रेशन ही गलत किया है तो आप फॉर्म में करेक्शन कैसे कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म तो बाद में भरवाया जाता है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन के समय मेल आईडी नंबर लिया जाता है। जो लोग मेल आईडी और नंबर में गलती कर रहे हैं, मान के चलो कि आप लोग फिर उसके बाद आपका फॉर्म आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए जो फॉर्म डल जाए वैसा ही मान लेना, गलतियां मत करना, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं।
अब सेंटर इस बार कहाँ होंगे, तो भारत देश के किस किस एरिया में इस बार सेंटर रखा जाएगा, सी आपके इसका एमटीएस का, तो एसएससी एमटीएस का इस बार सेंटर रख रहे हैं ये लोग। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, वही सारी चीज़ें आपकी लिखी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश की आप रीड कर लो। और ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साइड, और झारखंड, ओडिशा और सिक्किम, वेस्ट बंगाल साइड के सभी आप रीड कर सकते हो सेंटर कहाँ होंगे। आप इतना याद रखिए, जैसे कि बालासोर हो गया या फिर आपका भुवनेश्वर हो गया, ये तो भुवनेश्वर के अंदर हो सकता है 10 सेंटर भी हो जाएं, 3 सेंटर में भी काम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जितने लोग जहाँ से ज़्यादा फॉर्म डालते हैं उतने ज़्यादा सेंटर उस एरिया में होते हैं, ये चीज़ फिक्स होती है, ठीक है। तो कर्नाटका केरला रीजन की साइड आप देख सकते हो बेलागवी और बेंगलुरु और हुबली और काला बुरागी, और इसके अलावा मंगलुरु और मैसूरू और उडुपी और कोलम और कोझिकोडे और त्रिशम, इन एरियाओं में आपका वहाँ पर सेंटर रख रहे हैं। मध्य प्रदेश साइड आप देख सकते हो, और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय की तरफ आपके सेंटर की लिस्ट आपको दिख जाती है। तो ये सेंटर का लिस्ट मैंने आपको इसी के अंदर है, आप रीड कर सकते हो, पढ़कर अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। कोई भी रिक्वेस्ट आपकी मानी नहीं जाती, एसएससी नहीं लेता सेंटर बदलने के लिए, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम बहुत सिंपल है। एमटीएस के लिए आप लोगों को एक कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लिखना है, हवलदार पोस्ट के लिए भी आपको एक कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लिखना है, मतलब करके आना है। उसके बाद आप एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एक स्टैंडर्ड टेस्ट, ये 2 टेस्ट होते हैं। ये निकालने के बाद आप फिजिकल टेस्ट निकालोगे, एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड, और कंप्यूटर पर एग्ज़ाम। उसके बाद आप मान के चल सकते हो कि उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ पहुंच जाओगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो इसमें होता है वो हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल भाषाओं में मिलता है पेपर आपको। एमटीएस और हवलदार का क्वेश्चन पेपर जो मिलता है कंप्यूटर पर, वो असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम और मणिपुरी, और इसके अलावा मराठी, उड़िया और पंजाबी भाषाओं में मिलेगा, ठीक है। आपका स्केड्यूल ऑफ एग्ज़ाम मैंने बता दिया, इस बार के अक्टूबर की 30 तारीख के आसपास होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट समझिए। तो आपका सेशन 1 होगा, फिर सेशन 2 होगा। इस बार के पेपर में आपके जो सिलेबस में आ रहा है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आएंगे, 20 क्वेश्चन 60 नंबर में, यानी हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का। 45 मिनट मिलते हैं। जो कैंडिडेट अगर स्क्राइब की मदद से पेपर करवाता है तो उसको 60 मिनट मिलते हैं, हर घंटे पर 15 मिनट एक्स्ट्रा उसको मिल जाएंगे। साथ ही रीजनिंग एंड एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन हैं, जो कि 20 क्वेश्चन 60 नंबर में है। इसी तरीके से सेशन सेकंड लगता है, मतलब दूसरा सेशन होगा उसी दिन में। आपका एक सेशन लगा उस एक टाइम में 45 मिनट में आपको ये लगभग आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 120 मार्क्स के होते हैं, यानी 3 नंबर का एक एक क्वेश्चन है। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 25-25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 75-75 नंबर का हो जाता है, तो 150 नंबर का ये और 120 नंबर का वो, तो आपके टोटल हो जाते हैं 270 मार्क्स। तो 270 मार्क्स का आपका ये 45-45 मिनट का एग्ज़ाम करा के होगा, ठीक है। आप याद रखिए, ये दोनों सेशन में आपको सेशन 1 और सेशन 2 सेम दिन में होते हैं, एक ही दिन में हो जाता है। बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी, दोनों सेशन आपको निकालने हैं, एक ही दिन में होंगे। ये बहुत कम समय है, यानी 45 मिनट, मतलब कितना हो गया ये, आप मान के चलिए कि ये लगभग आपके 1 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे। 1 घंटे 30 मिनट में आपका ये पेपर होगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन 1 विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज। जैसे ही सेशन 1 का टाइम पूरा होगा, उसके बाद आपका तुरंत सेशन 2 शुरू होगा। इमीडिएटली आफ्टर सेशन 1 जैसे ही कंप्लीट होता है, सेशन 2 शुरू हो जाएगा, और सेशन 2 भी आपका 45 मिनट का होगा। इसको भी तुरंत कंप्लीट करना है आप लोगों को, विल कम टू एन एंड। तो इस तरीके से 1 घंटे 30 मिनट में पूरा पेपर चलेगा वहाँ पर सेंटरों पर, पूरे भारत देश के अलग अलग सेंटर पे चलेगा। तो आप मान लीजिए इधर से कि 1 घंटा 30 मिनट का पेपर है आपका, एक एक सेशन के लिए 40-45 मिनट ही मिल रहे हैं। आप इतना याद रखिए, आप सेशन 1 को छोड़कर सेशन 2 नहीं आएंगे, और सेशन 2 को छोड़कर 1 पर नहीं आ सकते, ये इसके अंदर फिक्स है, ठीक है। ये इसलिए रखा जाता है जिससे ये चेक हो कि एक्चुअल में आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर टाइम दिया जाए तो आप उस स्पेसिफिक टाइम में उस टॉपिक के क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ चेक करनी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, ठीक है।
तो इसमें आपका एग्ज़ाम टोटली एमसीक्यू रहता है, आपको चार चार ऑप्शन मिलते हैं हर क्वेश्चन में, और आपका उसका एक ऑप्शन सही है, बाकी तीन गलत होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है इधर। आपने अगर किसी क्वेश्चन का आंसर, देखिए नो नेगेटिव मार्किंग सेशन 1, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, सेशन 1 में आपका कोई मार्किंग नेगेटिव में नहीं जाता है, लेकिन सेशन 2 में अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो सही करने पर तो 3 नंबर है, गलत करने पर 1 नंबर हटा लेंगे आपका, लेकिन वो सेशन 2 के लिए है, सेशन 1 के लिए नहीं है। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका थोड़ा अलग है। जिस भी कैंडिडेट के कंप्यूटर में अच्छे नंबर आते हैं तो इस एग्ज़ाम में वो डेफिनेट सी बात है कि वो फिजिकल के लिए आगे पहुंचेगा, ये बात वो ध्यान रख ले। विल बी नॉर्मलाइज बाय द यूजिंग द फार्मूला। एसएससी ने एक फार्मूला डिसाइड किया हुआ है, उस फार्मूले को यूज़ करके वो आपके स्कोर बनाएगा अगर आपका एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है। मान लेते हैं इस पोस्ट पर फॉर्म भरते हैं लोग लाखों की संख्या में, तो ये वाला जो एग्ज़ाम होगा इसका जो रिजल्ट बनाएंगे वो एक नॉर्मलाइज्ड फार्मूला यूज़ करके बनेगा। टेंटेटिव आंसर की आपकी आती है, आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं, कौन सा आंसर सही है, आपका वाला सही है या एक्चुअल वाला सही है, आप मिला सकते हैं उससे। वो आपके एग्ज़ाम के 2 हफ्ते में आ जाता है। ठीक है, अब इंडिकेटिव सिलेबस मैं आपको बता दूं, एक एक टॉपिक का आप सिलेबस रीड करते हैं तो होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबरों के बीच में क्या रिश्तेदारी है वो आपको पढ़नी है। बोर्ड मास और परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, और इसके साथ साथ एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, जैसे कुछ पॉइंट आप ये सारे पढ़ सकते हो। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का सिलेबस एमटीएस और उसका हवलदार दोनों का सेम इन्होंने सिलेबस दिया है, आप दोनों को सेम सिलेबस मिलेगा पेपर में। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अलग चीज़ है, स्टैंडर्ड अलग चीज़ है। हवलदार पोस्ट के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को हवलदार पोस्ट के लिए ही फिजिकल वाली चीज़ चाहिए होगी, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, आपको लगभग 1600 मीटर 15 मिनट में भाग के कंप्लीट कर देना है। वहीं महिलाओं को 1000 मीटर 20 मिनट में पूरे करने हैं। ये सब चीज़ें फिजिकल से जुड़ी हुई हैं। हाइट और चेस्ट मेजरमेंट जब भी सभी अपने भाई लोग देख के चलें। और हाइट, अब देखिए महिलाओं के लिए ना हाइट के साथ चेस्ट का नहीं होता, वहाँ पर वेट का कर दिया जाता है कि वेट हम मेज़र कर लेंगे कि आपका वेट कितना है, तो वो वहाँ से उसको वेट से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन मतलब हो जाता है कि आप पेपर देने जाओगे तो एक एडमिट कार्ड नाम की चीज़ होगी, एक पेपर पे लिखा होगा कि भाई इस नाम का ये व्यक्ति है, ये यहाँ आके सेंटर पे पेपर देगा, इतने बजे से इतने बजे तक इस सब्जेक्ट का पेपर देगा, इस पोस्ट पर इसने अप्लाई किया है, और इसको अंदर सेंटर की बिल्डिंग में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, वो सब उस पर लिखा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। आपको याद रखना है कि एक आपको अपना आईडी लेकर जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी वहाँ ज़रूर लेकर पहुँचना है। ठीक है, एग्ज़ाम पास करने वालों का फिजिकल हो जाएगा, एमटीएस वालों का सीधा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए वो लोग आगे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद उसके बाद रिक्रूटमेंट हो जाती है, अपॉइंटमेंट मिल जाती है और ज्वाइनिंग मिल जाती है। फाइनल रिजल्ट निकालता है एसएससी वेबसाइट पर, और उसके बाद जैसे ही वो फाइनल रिजल्ट अपने वेबसाइट पर पब्लिश करता है उसके बाद आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए बुला लेता है, और फिर वो जॉब लोगों के हाथ में दे देता है कि आपकी ये पोस्ट है, आपको यहाँ पर ये काम करना है। ठीक है, हाँ अब बात आती है कि प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट, कि भाई हमें बताना है कि हमें एमटीएस पोस्ट चाहिए या हवलदार पोस्ट चाहिए, ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कब पूछा जाता है, तो जो यहाँ पर एसएससी है, फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले जब आप अपने एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, फिजिकल निकाल लेते हैं, तो फाइनल रिजल्ट से पहले एक फॉर्म भरवाता है आपसे, जिससे वो ये पूछता है कि आप प्रेफरेंस बताइए कि आपको कौन सा पोस्ट किस राज्य में चाहिए। ठीक है, आपसे वो एरिया वाइज पूछ लेता है कि आप किधर पोस्टिंग चाहते हैं, तो फिर आपकी मर्जी अनुसार रिजल्ट के हिसाब से अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे होंगे तो आपको उधर पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके अंदर कट ऑफ का सीन होता है एरियाओं के हिसाब से कि ये कट ऑफ इतनी रहेगी इस एरिया की, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर एक बार एमटीएस का कट ऑफ चेक करनी है आप लोगों को। साथ ही साथ कट ऑफ के साथ साथ दो चीज़ें और हैं, प्रीवियस ईयर एमटीएस कट ऑफ, हवलदार कट ऑफ, और साथ साथ इसमें देखना है कि ऑप्शन प्रेफरेंस कैसे भरी जाए। ठीक है, तो अच्छे से भरना है आपको, यहाँ पर बताना है कि आपको किस मिनिस्ट्री या किस विभाग में लेना है वो पोस्ट, और किस कैडर में लेना है, किस स्टेट या यूनियन टेरिटोरी में लेना है,
ये चीज़ डिसाइड करनी है, तभी आपको वो पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस वाली बात। तो पोस्ट प्रेफरेंस वाली बात मैंने आपको बता दी है। रिजल्ट से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले ये चीज़ होती है। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन भाई बहुत सिंपल है। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, 1 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, एक ही दिन हो जाएगा। उसके बाद वो लोग फिजिकल ले लेंगे और फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। फिजिकल के बाद इसमें आपका ऑप्शन प्रेफरेंस होता है, फिर रिजल्ट होता है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और फिर ज्वाइनिंग। ये प्रोसेस इसके अंदर चलता है। 30% से ऊपर ले आना, अगर आप एक जनरल वर्ग के हो तो हर सेशन में 30% से ऊपर लाने हैं, तब आप पास माने जाते हो। लेकिन आप अगले राउंड में जाओगे या नहीं जाओगे, उसके लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है? कट ऑफ डिसाइड होती है, हमने तय कर लिया, हमने जितनी वैकेंसी निकाली उसके इतने टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को नेक्स्ट राउंड में पहुंचाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से डिसाइड होता है कट ऑफ। यहाँ पर सेशन 2 का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एसएससी सिलेक्ट करने के लिए सेशन 2 के स्कोर को यूज़ करेगा, सेशन 1 को यूज़ नहीं करेगा। सेशन 1 एमटीएस के लिए सिर्फ पास करना जरूरी रखा है उन्होंने। सेशन 1 के स्कोर को वो लोग आपकी मेरिट लिस्ट के लिए नहीं ले रहे। ठीक है, सिर्फ सेशन 2 को ले रहे हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था ना, ये रेशो बताया था कि आपकी कट ऑफ कैसे बनती है, तो आप देख लो, ये कट ऑफ वाले सीन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा है कि एक जो आपकी कट ऑफ बनती है वो किस आधार पर बनती है, आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया उसके आधार पर, और दूसरा कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, उसका कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स अगले राउंड भेजे जाते हैं। ठीक है, तो एमटीएस में तो कुछ है ही नहीं, एग्ज़ाम के बाद कोई फिजिकल हो नहीं रहा है, एमटीएस वालों का होता भी नहीं है। तो इसीलिए उनका स्कोर जो बनेगा वो अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से नंबर बना के निकाला जाएगा। ये आप वहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, हवलदार वालों का होगा कि आप 7 टाइम्स कैंडिडेट्स को, जितनी वैकेंसी हवलदार की हैं उसके 7 टाइम कैंडिडेट को वो सीधा फिजिकल में पहुंचा देंगे, और फिजिकल पास करने वालों को वो उसके बाद अगले राउंड में पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन आपकी लिस्ट, मेरिट लिस्ट आपकी सेशन 2 से ही बनेगी, दोनों ही के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मुझे उम्मीद है आप समझ पाते हो इस चीज़ को। इसमें एक चीज़ और है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती। जैसे आप सोचते हो कि फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ पोस्ट खाली बच गई तो अलग से और लिस्ट बनाई जाएगी, नहीं होता है ऐसा। इसमें ये होता है कि जो वैकेंट सीट बचती हैं वो 2025 के ईयर में इंक्लूड करी जाती हैं, वो वहाँ सीधा पोस्ट वहाँ छोड़ दी जाती हैं। मतलब विभाग खाली पड़ा रहेगा साल भर, अगर पोस्ट खाली बच गई तो वो अगले साल भरेंगे। ठीक है, रीसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस ये होते हैं। मान के चलिए आप सेशन 2 में अच्छे नंबर ला रहे हो जनरल अवेयरनेस में, तो आपको पहले प्राथमिकता दे देंगे मेरिट लिस्ट में ऊपर। ठीक है, अगर आपके और आपके साथ किसी दूसरे व्यक्ति के सेम नंबर आ रहे हैं तब। तो ये आप रीड कर सकते हो। सेंटर पर कुछ भी मिसकंडक्ट नहीं करना है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी। कोई एग्जामिनर, इन्विजिलेटर वहाँ है, उसके साथ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे कि यहाँ पर आपको इसमें प्रॉब्लम आए। और इसके साथ साथ लिखा है कि आपको एग्ज़ाम के वेन्यू को एग्ज़ाम के कंप्लीट होने से पहले नहीं छोड़ना होता, मिसबिहेव नहीं करना इन्विजिलेटर के साथ, सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी गार्ड के साथ। कई बार देखा गया है कि वहाँ पर जब आप सामान दिखाते हैं, आईडी दिखाते हैं, तो वो लोग कह देते हैं ये एक्सेप्ट नहीं है, और आप वहाँ पर अगर लड़ गए तो मान के चलिए आपका पेपर अगर वहाँ से भगा दिया तो फिर आपके लिए बुरा हो सकता है। तो मैल प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये मैल प्रैक्टिस से बचना है सभी को। ठीक है, इसमें लोगों को डिबार्ड कर देता है एसएससी, अगले अगले 4 से 5 साल की सारी वैकेंसियों से बाहर कर देता है फॉर्म भरने के लिए। एसएससी अपनी सारी वैकेंसी से आपको बाहर कर देता है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फंस सकती है। अब आप पूछेंगे कि सेंटर किस तरीके से आते हैं, तो देखिए, जब आप अपने एग्जाम के सेंटर को देखते हैं तो आपको इस तरीके से दिखता होगा कि SSR CR, SSC CR और ER और KKR MPR नाम के रीजन वाइज आपके वो आते हैं, एडमिट कार्ड आते हैं, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर पाते हैं। आप अपने रीजन वाइज कॉल करके अपनी हेल्पलाइन ले सकते हैं इन लोगों से। जैसे कि कोलकाता, बेंगलुरु, रायपुर और गुवाहाटी जैसे एरियाओं के लिए एक टोल फ्री नंबर है, मतलब कि कुछ रुपया नहीं लगेगा, फ्री में कॉल होगा।
वो वाला सीन इधर रहता है। फिजिकल लिमिटेशन वाले ये वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी उनका एग्ज़ाम वो किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवा पाएंगे। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट बिना लगाए तो आप अंडरटेकिंग है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपना खुद की मदद से अपना कोई दूसरा व्यक्ति लाकर अपना ये पेपर करवा रहा हूँ, तो उसके लिए स्क्राइब सर्टिफिकेट यूज़ होता है। और यहाँ पर फॉर्म भरने का प्रोसेस है जो, उसमें OTR का प्रोसेस आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ये इसमें इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ये स्क्रीनशॉट से लोग OTR पूरा पूरा समझा रहे हैं कैसे फॉर्म में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन का वीडियो आपके लिए बना दिया गया है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करते हो उसके बाद आप फॉर्म भरने जाओगे, तो फॉर्म भरते समय आपको ये सब प्रोसेस करना है। इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मैं, फॉर्म भरने वाला। तो फॉर्म भरने के लिए आप देखते हो जब आप MTS और हवलदार दोनों के लिए फॉर्म भरोगे तो आप फिल फॉर्म पे टिक करते हो। पर्सनल डिटेल, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी भारत के हो, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। क्वालिफ़िकेशन में आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में अगर आपके पास मास्टर PhD है तो वो बताना ज़रूरी है। और फिर आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में 10वीं करना है। और फिर आपको बताना है आप पास्ड हो या अपीयर्ड हो। आप अपीयर्ड हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपको 1 अगस्त 2024 से पहले आपका रिजल्ट उस बोर्ड के द्वारा आ जाना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आप अपने स्टेट का नाम बताओगे जहाँ से आप अपने 10वीं को कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें, रोल नंबर, 10वीं वाला, CGPA बताने हैं। और एडिशनल डिटेल में आपको बताना है कि आप एक्स सर्विसमैन, SC ST हो या नहीं हो, आपकी जाति वगैरह बतानी है, मतलब कास्ट SC हो ST हो, ये सब बताना है। एडिशनल डिटेल में आपको ये सब बताते हुए आगे बढ़ना है। सेंटर चूज़ करना है कि भाई हमें पहले भागलपुर, देखो जैसे एक व्यक्ति ने यहाँ पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना को अपने सेंटर लिस्ट में डाला था, तो इस तरीके से आप ये सब चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोग चाहें तो सिर्फ MTS हवलदार दोनों का ही फॉर्म डलता है। आपसे फॉर्म भरवाते में नहीं पूछा जाएगा कि आप हवलदार के लिए भर रहे हो या MTS के लिए भर रहे हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई नहीं पूछ रहा है इस चीज़ को। इसका मतलब पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन बाद में मिलेगा। 100 रुपये में दोनों पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई होगा। लेकिन जब आप अपना रिजल्ट देखने वाले हो तो रिजल्ट से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले आपसे पूछेंगे आप MTS ले रहे हो या हवलदार, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ से आप डाल सकते हो। और उसके बाद सेफ एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओगे। फिर आपको फॉर्म पे प्रीव्यू करना है। फॉर्म में सारा कुछ चेक करना होता है कि आपका एड्रेस, पिन कोड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब बढ़िया से डाल दिया है हमने। और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर कर देते हो क्लिक, डिक्लेरेशन कर देते हो सब कुछ सही है, सबमिट किया, 100 रुपये जमा करे और उसके बाद उसको प्रिंट करके रखा। इतना आसान प्रोसेस है इसके अंदर अप्लाई करने का। यहाँ पर आपका एक्स सर्विसमैन का अंडरटेकिंग हो जाता है, SC ST सर्टिफिकेट है, और ये वर्गों के हिसाब से आप अपने सर्टिफिकेट्स को देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका हो चुका है। अभी इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। CBIC कैडर कंट्रोल अथॉरिटी टेरिटोरियल जुडिक्शंस में आपको बताया था ये क्या चीज़ है, जूरिस्डिक्शन क्या है। कैडर कंट्रोल अथॉरिटी का नाम है CGST, नेम ऑफ द कैडर कंट्रोल अथॉरिटी बेंगलुरु से, कर्नाटका के बेंगलुरु से। CGST कैडर कंट्रोल अथॉरिटी टाइप है। इस तरीके से आप CBIC कैडर कंट्रोल अथॉरिटीज़ के नाम पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि आप CBIC के अंदर आप रिक्रूट होकर आप इन जगहों पर पहुंचेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसके पूरे पूरे लिस्ट है। सेम अगर आप मेरे से ये पूछें कि आप नेम ऑफ स्टेट और साथ साथ स्टेट या यूनियन टेरिटोरी या CCA आप पूछते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर यहाँ पर हवलदार पोस्ट पर फॉर्म भर रहे हैं, तो हवलदार की जो पोस्ट आई है वो चंडीगढ़ के अंदर CGST के अंदर हवलदार पोस्ट है। जो कि चंडीगढ़ जो है वो एक CCA है, मतलब ना तो वो एक राज्य है ना वो यूनियन टेरिटोरी है, वो एक CCA है। सेम MTS की पोस्ट चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब की तरफ आई है। और इस तरीके से आप रीड कर सकते हो कि आपकी रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ होने वाली है। ये इसलिए दी गई है दोस्तों, जिससे आप ये समझ सको कि भारत देश के किस एरिया में आप रिक्रूट होकर पहुंचेंगे, वो चीज़ बताने के लिए ये पूरा एक टेबल टाइप आपके लिए रखा गया है। तो मैंने ये पूरा पॉइंट क्लियर कर दिया है, तो ये आपके लिए हो चुका है।
अब किसी का कोई ऐसा पॉइंट लगता हो तो वो डेफिनेटली कमेंट में बता सकता है वीडियो के नीचे। ये आपका अप्लाई लिंक है, यहाँ से आप आकर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन इसी चैनल पर करा दी जाएगी। तो उससे तैयारी करके आप एग्ज़ाम लिख कर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।